हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम चर्चा करेंगे CTBT कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये टॉपिक है BA थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है निशस्त्रीकरण, और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व हम चर्चा कर चुके थे निशस्त्रीकरण क्या है, इसके आवश्यकता क्यों है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं और कठिनाइयाँ और बाधाएं क्या क्या हैं। उसी संदर्भ में हमने अध्ययन किया था NPT का, जो कि परमाणु अप्रसार के लिए की गई एक प्रमुख संधि थी, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच में परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने की बात की गई थी। उस संधि में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जैसे कि NPT जो संधि थी वो भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती थी, और न ही उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निगरानी की कोई व्यवस्था की गई थी। उन्हीं खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया इस संधि में, यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में। ये NPT से अधिक व्यापक है, क्योंकि ये सभी तरह के परमाणु परीक्षण पर, चाहे वो भूमिगत हो, वायुमंडल हो, सभी पर प्रतिबंध लगाती है। इसीलिए इसको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। तो आइए देखते हैं CTBT क्या है। और ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, न केवल BA MA पॉलिटिकल साइंस के पेपर की दृष्टि से, बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत इसको एक भेदभावपूर्ण संधि मानता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि CTBT क्या है, भारत का इस पर क्या विरोध है, कौन से प्रावधान है जिसमें भारत सुधार चाहता है या परिवर्तन चाहता है। तो आइए चलते हैं CTBT क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। CTBT पूरी दुनिया भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई एक संधि या किया गया एक समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के साथ अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। यानी जब इसका प्रस्ताव लाया गया तो भारत भी इसका सह प्रस्तावक था। भारत ने 1994 में भी इस प्रक्रिया को दोहराया और आगे बढ़ाया, लेकिन 1995 में भारत ने ये कहते हुए कि संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, ये कहते हुए भारत ने इसका सह प्रस्तावक बनने से ही इनकार कर दिया। 20 अगस्त 1996 को भारत ने जेनेवा में इस विवादास्पद संधि के मसौदे को औपचारिक रूप से वीटो भी कर दिया। फलतः उसको पास कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाना पड़ा, लेकिन ये संधि तब तक कानूनन लागू नहीं हो सकती जब तक कि उस पर भारत भी हस्ताक्षर नहीं कर दे। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर होने प्रारंभ हुए। अब तक कुल मिलाकर के 181 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से बहुतों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। लेकिन संधि के प्रभावी होने के लिए उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, जिनके पास परमाणु अस्त्र या परमाणु विद्युत संयंत्र यानी कि परमाणु क्षमता उपलब्ध है। विविध परमाणु क्षमता वाले इन 44 राष्ट्रों में से बहुत से राष्ट्रों ने इसका अनुमोदन कर भी दिया है। 13 अक्टूबर 1999 को अमेरिकी सीनेट ने इसको अस्वीकार कर दिया। संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों का इसके पक्ष में होना आवश्यक है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित 5 राष्ट्र यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनने इस संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, किंतु इनमें से केवल ब्रिटेन और फ्रांस ने ही इस संधि की पुष्टि की है।
इस संधि को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में, जिसमें 92 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन संधि के उसी प्रावधान के तहत किया गया था जिसमें कहा गया है कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि यानी कि 24 सितंबर 1946 के 3 वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमता वाले सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। अब देखते हैं कि इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इस संधि को एक तरह से एनपीटी का अगला चरण या विकसित रूप कहा जा सकता है, जिसमें एनपीटी की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संधि के तहत हमेशा के लिए सभी तरह के परमाणु परीक्षण, चाहे वो भूमिगत हो, समुद्र में हो या वायुमंडल में हो, सभी पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली या नियंत्रण प्रणाली की स्थापना भी की गई है, जिसमें सभी देशों में आकस्मिक विशेष निरीक्षण किए जाएंगे और ऐसा करने के लिए इस संबंध में गठित समिति के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। हालांकि चीन और रूस इस बात का विरोध करते हैं और उनको लगता है कि ये उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात होगी। तो आइए देखते हैं इस संधि में प्रमुख प्रावधान क्या हैं, जिनके बारे में कई देशों को आपत्तियां भी हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी वास्तव में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का ही अगला चरण है। परमाणु अप्रसार संधि पर भी भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, यानी न तो एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और न ही सीटीबीटी पर। यह संधि मात्र पारंपरिक परमाणु परीक्षणों पर ही प्रतिबंध की बात करती है, प्रयोगशाला में किए जाने वाले परीक्षणों की बात नहीं करती। यानी भूमिगत, समुद्र और वायुमंडल, इनमें जो परीक्षण किए जाते हैं उन पर तो रोक लगाती है, लेकिन चूंकि आजकल विकसित टेक्नोलॉजी के कारण प्रयोगशाला में निर्मित परिस्थितियों में भी परीक्षण किए जा सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा इस संधि में नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु परीक्षणों के संदर्भ में न केवल नई तकनीक की खोज जारी रख सकते हैं, बल्कि इच्छानुसार परमाणु अस्त्रों का निर्माण भी कर सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि का ही अगला चरण होने के कारण, हालांकि इसका उद्देश्य विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्ति दिलाना है, लेकिन इस संधि में निरस्त्रीकरण के मुद्दे को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। इस संधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि जिन देशों को परमाणु तकनीक में महारत हासिल नहीं है, यानी जो परमाणु तकनीक में पिछड़े हुए हैं, उनके पास परमाणु अस्त्र नहीं होने चाहिए, किंतु जिनके पास पहले से इस तरह के अस्त्र है वे बने रहने चाहिए। यानी ये फिर से एनपीटी की तरह ही दुनिया को दो भागों में बांटती है, एक परमाणु तकनीक से संपन्न और दूसरा परमाणु तकनीक से पिछड़े। सीटीबीटी जैसी संधि की मांग 50 के दशक से ही कुछ देश लगातार कर रहे थे, किंतु सीटीबीटी का वर्तमान मसौदा तब तैयार किया गया जब चीन और फ्रांस ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया था। सीटीबीटी के दायरे में केवल विस्फोटक परीक्षणों पर ही प्रतिबंध लगाए जाने की बात शामिल की गई है, जबकि जो प्रयोगशाला की परिस्थितियों में परीक्षण के दायरे हैं, जैसे कि सब क्रिटिकल जांच, सिमुलेशन जांच जैसे गैर विस्फोटक परीक्षणों को इसके दायरे में नहीं रखा गया। यदि कोई देश परमाणु हथियारों से संबंधित इन परीक्षणों को प्रयोगशालाओं में करता है तो उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी कोई तकनीक विकसित नहीं की जा सकी है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में प्रयोगशाला परीक्षण को छोड़कर सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रावधान है। वैसे इससे पहले 1963 में भी एक आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकार किया गया था, जिसके तहत वायुमंडल और जलमंडल में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी। सीटीबीटी के प्रारूप में हमेशा के लिए सभी तरह के परमाणु परीक्षण भूमिगत, समुद्र या वायुमंडल पर रोक लगाने की व्यवस्था तो है, लेकिन नई तकनीक और परमाणु अप्रसार संधि के विस्तार ने सीटीबीटी के संदर्भ और परिस्थितियों को बदलकर रख दिया है। नई
तकनीक की सहायता से अब परमाणु अस्त्रों का विकास और परीक्षण प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर से बनाई गई परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। और इस स्थिति में व्यापक जो CTBT है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता। यदि वास्तव में इस संधि के प्रस्तावकों का इरादा नेक है, ये वास्तव में परमाणु निरस्त्रीकरण को लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें इस संधि को पूर्ण निरस्त्रीकरण के साथ जोड़ना चाहिए। साथ ही इस संधि में ऐसे प्रावधान भी जोड़े जाने चाहिए जिनसे परमाणु अस्त्रों को और अधिक विकसित एवं मारक बनाने की समूची प्रक्रिया पर ही रोक लगे। CTBT के प्रस्तावों का विस्तृत रूप तो कहीं उसका विवरण कहीं मिलता नहीं, किंतु जो संदर्भ से बातें निकल कर के आती हैं उनसे 3 बातें स्पष्ट होती है। पहली, इस संधि के लागू होने से सभी तरह के परमाणु परीक्षण स्थगित हो जाएंगे। इस तरह नए परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात जो इसमें निकल कर के आती है वो ये है कि संख्यात्मक और गुणात्मक विकास पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। और तीसरी बात यह है कि महाशक्तियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वे अपनी सुविधानुसार संधि से अलग हो सकते हैं। इन तीनों से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आकस्मिक विशेष निरीक्षण इसमें किए जाएंगे और ऐसा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसके माध्यम से ऐसा किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, चीन और रूस ने इस बात का विरोध भी किया है, क्योंकि इस तरह के निरीक्षण से उनका मानना है कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। भारत भी इसका विरोध करता है और भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि भारत के विरोध के बहुत सारे तर्क हैं जिनको लेकर के भारत समय समय पर अपनी बात विभिन्न मंचों से उठाता रहता है। भारत का तर्क है कि ये संधि विभेदकारी है। इसमें अणु आयुध संपन्न और विश्व के उन आयुधों से रहित राष्ट्रों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है। इस तरह परमाणु अस्त्रों से संपन्न राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए परमाणु अस्त्रों से रहित राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लेंगे और वर्चस्व के बल पर उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उन्हें गरीब से गरीब बनाते जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के 3 प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव ये है कि सभी तरह के परीक्षण, चाहे वो विस्फोटक हो या गैर विस्फोटक, सबको बंद होने चाहिए। यानी कि लेबोरेटरी स्तर पर भी परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नए अति सूक्ष्म अस्त्रों का निर्माण को नहीं रोका जा सकता और ये कार्य महाशक्तियाँ कर सकती है क्योंकि उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अतः यदि लेबोरेटरी स्तर पर परीक्षण जारी रहा तो परमाणु अस्त्रों का विकास नहीं रुक सकता और ये संधि एक तरह से व्यर्थ हो जाएगी। भारत के इस तर्क का समर्थन कई देशों ने भी किया है। संधि के अंतर्गत ये व्यवस्था होनी चाहिए कि विश्व के से संपूर्ण परमाणु अस्त्र समाप्त कर दिए जाएं। भारत का ये दूसरा प्रस्ताव है, जिसके अनुसार अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार को नष्ट करने का आश्वासन दे। इस संदर्भ में भारत एक समयबद्ध विनष्टीकरण कार्यक्रम चाहता है, यानी कि ये आयुध भंडार तत्काल यदि नष्ट नहीं हो सकते हों तो इनको धीरे धीरे नष्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। तीसरी बात जो भारत ने प्रस्तावित की है वो अति महत्वपूर्ण है। भारत का कहना है कि यदि ये व्यापक परीक्षण निषेध संधि है तो इसे केवल परमाणु क्षेत्र तक ही सीमित क्यों रखा जाए। इसे रासायनिक और भौतिक के अन्य परीक्षणों के क्षेत्र के तक भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए। ये संधि तो एक तरह से घुमा फिरा करके अणु अप्रसार संधि का ही पर्याय बन जाती है, जिसका भारत हमेशा से विरोधी रहा है, जो कि पूरी दुनिया को एक विभेदकारी दृष्टि से देखती है। महाशक्तियों द्वारा भारत के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि वो इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी राष्ट्र न तो अपने संचित आयुध भंडार को नष्ट करना चाह रहा है उनमें से, और न ही लेबोरेटरी स्तर के परीक्षणों को स्थगित करने के लिए राजी है। ये एक ऐसी बात है जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह विश्व के शक्ति संपन्न राष्ट्र इस प्रयास में है कि अन्य राष्ट्र उनकी समकक्षता हासिल न कर सकें और अपनी सुरक्षा के लिए उनके समक्ष गिड़गिड़ाते रहें। फलस्वरूप वे महाशक्ति संपन्न राष्ट्र उनसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कीमत वसूल कर सकेंगे।
सच पूछा जाए तो इस संधि के पीछे विकसित राष्ट्रों का अपना हित है, जिसके लिए वो विश्व शांति और मानवता की रक्षा का बहाना बनाकर असुरक्षित और विकास की सीमा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे राष्ट्रों को छल रहे हैं। इस संधि की मूलतः 5 बातें ऐसी हैं जिनसे शक्तिमान और शक्तिहीन का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। तो आइए देखते हैं इस संधि को एक आलोचनात्मक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि इस संधि में कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इसकी हम आलोचना करते हैं और एक व्यापक परमाणु परीक्षण का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने वाली नहीं है। इस संधि के लागू होते ही परीक्षण तो बंद हो जाएंगे, किंतु महाशक्तियों के जो परमाणु अस्त्र भंडार है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी वो सुरक्षित रहेंगे। विश्व के सारे देश इन महाशक्तियों के अधीन रहेंगे और जब चाहे इन जो पिछड़े देश हैं उनको अपने परमाणु अस्त्रों के आधार पर गुलाम राष्ट्र की तरह से उनको ट्रीट करेंगे और उनके प्राकृतिक संसाधनों और श्रम शक्ति को अपने हितों में दोहन करेंगे। एक तरह से ये परमाणु साम्राज्यवाद की तरह से ही स्थिति होगी। दूसरी बात जो इसमें हम कह सकते हैं वो ये है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करके भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी परमाणु प्रयोगशालाएं बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें जो विखंडनीय पदार्थ तैयार करने की बात है वो भी उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। इस तरह सारी परमाणु भट्टियां भारत की निरर्थक हो जाएंगी। भारत जो इतने दिनों से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, उसे स्वतः ही संधि के माध्यम से अपने सारे परमाणु विकल्प छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस की कृपा पर अपनी सुरक्षा छोड़ देनी पड़ेगी। जबकि भारत के जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों के स्वामी हैं और उसको देखते हुए भारत को अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की शरण में जाना पड़ेगा, जो कि भारत को स्वीकार नहीं है। इस संधि से आणविक जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए शांतिपूर्ण परीक्षण बंद हो जाएंगे। जिन देशों के पास सब क्रिटिकल परीक्षण के सूक्ष्म यंत्र हैं उनके लिए तो ये आसान रहेगा। उस स्थिति में जो उच्च प्रौद्योगिकी है यानी कि जो टेक्निक है उसको हम जैसे विकासशील देश विकसित देशों से खरीदने के लिए बाध्य होंगे, और जिसका मतलब है कि संयुक्त राज्य और अमेरिका और अन्य विकसित देश इन टेक्नोलॉजी को हमें मुंह मांगी कीमत पर देंगे और जब चाहे उसको देने से मना भी कर देंगे। ऐसा हुआ भी है, जैसे 1974 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, उसको लेकर के अमेरिका ने भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र को समृद्ध यूरेनियम देना बंद कर दिया था और कनाडा ने राणा प्रताप सागर में स्थित संयंत्र निर्माण में अपनी मदद रोक दी थी। तो इस तरह की चीज़ें भविष्य में भी हो सकती हैं जो कि भारत के लिए सही नहीं है। इस संधि से शासक और शासित जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ जाएंगे, जैसा कि इराक में हुआ। वहाँ पर उत्तरी इराक को मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर बहुराष्ट्रीय सेनाओं के हवाले कर दिया गया। दक्षिणी इराक में शिया लोगों के अधिकारों को संरक्षण देने के नाम पर बहुराष्ट्रीय सेनाओं की गश्त लगा दी गई। भारत में भी पूर्वोत्तर राज्यों कश्मीर और कुछ समय पूर्व तक खालिस्तान के निर्माण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नज़र थी। इससे स्पष्ट है कि इस संधि से संपूर्ण विश्व महाशक्तियों का एक साम्राज्य बनकर के रह जाएगा और परमाणु अस्त्रों के माध्यम से वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि में महाशक्तियों की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, जबकि अन्य देशों पर यह अनिवार्य लागू होती है। महाशक्तियाँ जब चाहे इस संधि को छोड़ करके अपने परीक्षण फिर से शुरू कर सकती है। एक तरह से ये उनका वीटो पावर है। इसी तरह अपने अस्त्रों के गुणात्मक विकास को रोकने हेतु भी उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है जो अन्यों के लिए है, क्योंकि यदि उनके पास अणु अस्त्र भंडार है तो उनका रखरखाव उनका दायित्व होगा और उनके रखरखाव के लिए वो उनका विकास की प्रक्रिया से भी वो फिर से जुड़ जाएंगे, या उनका विकास रखरखाव के नाम पर ये परमाणु विकास की तरफ बढ़े रहेंगे, चलते रहेंगे। ये बात और है कि ये नए परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन भंडार में रखे गए अस्त्रों के उपयोग को लायक बनाने के लिए उनमें समयबद्ध सुधार के लिए वो उसमें उसके नाम पर रखरखाव के नाम पर ये विकास करते रहेंगे पहले से। लेकिन ये कार्य वो राष्ट्र नहीं कर सकते जिनके पास पहले से कोई आयुध नहीं है, कोई परमाणु अस्त्र नहीं है। तो उन्हें तो
हमेशा के लिए जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उनके वर्चस्व के नीचे पिसना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि ये देश अपना रुख बदलते हैं तो किसी देश की सुरक्षा का क्या होगा। ये अगर इस परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण संधि से बाहर हो जाती हैं ये महाशक्तियाँ, तो जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनकी सुरक्षा का कोई प्रावधान इस संधि में नहीं है। एक तरह से ये संधि महाशक्तियों को उनके परमाणु अस्त्र बनाए रखने, उनको विकसित करने का एक अप्रत्यक्ष साधन मात्र है। और भारत का विरोध इसी बात को लेकर के है कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के मौजूदा प्रावधानों को बदल करके इसको पूर्ण निशस्त्रीकरण के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। तभी व्यापक परमाणु परीक्षण जैसा कोई भी मुद्दा सफल हो पाएगा और उसी से एक लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था लागू हो पाएगी जो कि विश्व शांति के लिए आवश्यक है। ये जो परमाणु निशस्त्रीकरण का मुद्दा है न केवल BA MA की क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए देखते रहिए और जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप तक ये वीडियोज समय पर पहुंच सकें और समय पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे परमाणु अप्रसार के संबंध में विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास, जिसमें कई प्रकार की वार्ताएं और संधियां सम्मेलन शामिल हैं, जैसे स्टार्ट वार्ताएं, साल्ट वार्ताएं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी और अपने विषय की तैयारी के लिए भी। तो देखते रहिए।